नमस्कार। स्वागत है आपका बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास में हम पेडागोजी ऑफ हिंदी का लेक्चर करेंगे। ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए स्पष्ट करना। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है। बेसिकली टॉपिक रहेगा ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्य। सही। तो आपको एग्जाम में किस हिसाब से लिखना है, क्या क्या लिखना है, तो यहाँ पे नोट्स हैं। अगर आप चाहें तो इन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव के माध्यम से आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। ब्लूम के द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने से पहले उनके विषय में जान लेना आवश्यक है। वैसे तो भाषा शिक्षण के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने प्रयास किया, परंतु प्रोफेसर ब्लूम एवं उनके सहयोगी का प्रयास वास्तव में प्रशंसनीय था। तो देखिए, ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है वो हर एक सब्जेक्ट में, कोई भी आपका पेडागोजी का टीचिंग का सब्जेक्ट हो उसमें पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जिस तरीके से एक सुंदर तरीके से उद्देश्यों का, अनुदेशात्मक उद्देश्यों को इसमें निर्धारित किया है ब्लूम और उनके सहयोगी के द्वारा, वो सच में प्रशंसा के लायक है, प्रशंसनीय है, और इसलिए इसको हर एक सब्जेक्ट में डाला गया है। हिंदी के साथ आपका दूसरा सब्जेक्ट जो भी होगा उसमें भी आपको ब्लूम के द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्य पढ़ने होंगे। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें। आपको सेम चीजें दोनों सब्जेक्ट में लिखने हैं अगर यदि ये क्वेश्चन आता है तो। जिस प्रकार महान विद्वान डेवी ने पुस्तकालयों में पुस्तकों का वर्गीकरण करते हुए समय दशमलव प्रणाली का प्रवर्तन किया था, उसी प्रकार ब्लूम ने भी शैक्षिक उद्देश्यों को एक सरल ढंग से वर्गीकृत करते हुए प्रस्तुत किया। उद्देश्य क्या होते हैं? एक सब्जेक्ट में, एक विषय के उद्देश्य होते हैं कि बच्चों को पढ़ाने से पहले जो हम निर्धारित करते हैं कि जी इस पाठ के बाद, इस लेसन के बाद, इस चैप्टर के बाद, या इस सब्जेक्ट को, विषय को पढ़ाने के बाद बच्चों में ये परिवर्तन आएंगे, तो वही कहलाते हैं शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्यों को एक सरल ढंग से किसने वर्गीकृत किया? तो ब्लूम द्वारा ये किया गया था। जिस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है। जिस तरह से डेवी ने पुस्तकालयों में पुस्तकों का वर्गीकरण किया था, समय दशमलव प्रणाली का परिवर्तन किया था, उसी प्रकार से ब्लूम ने एक ऐतिहासिक इतना सुंदर काम किया कि उन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को एक सरल ढंग से वर्गीकृत कर दिया। यहाँ पे प्रोफेसर BS ब्लूम और उनके सहयोगी ने मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों के अधिगम व्यवहार के 3 अनुक्षेत्रों संज्ञानात्मक, भावनात्मक व क्रियात्मक के उपलब्ध अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। तो अब देखिए यहाँ पे किन किन का किया, वो भी यहाँ पे मेंशन है। 3 तरह के, संज्ञानात्मक, भावनात्मक व क्रियात्मक में उपलब्धि अनुदेशात्मक, मतलब ये 3 तरह में वर्गीकृत है। उनको उन्होंने क्या किया, उनके बारे में वर्गीकरण किया, अच्छे से बताया। सही बात। इस वर्गीकरण को टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। ये लाइन आप लिख सकते हैं। कुछ कुछ शब्द आप जब हिंदी में आंसर लिखते हैं तो इस तरह से अंग्रेजी में भी बता सकते हैं। पहला, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्य। तो संज्ञानात्मक क्या है, उसके बाद देखिए एक एक करके हम सभी करेंगे जितना यहाँ पढ़ा। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, तभी हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्यों का टॉपिक कंप्लीट होगा, क्योंकि ये जो है वो 3 हिस्सों में विभाजित है। वर्गीकरण 3 हिस्सों में है। मातृभाषा शिक्षण में संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्यों का सीधा संबंध विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमताओं व उसके मानसिक विकास से जुड़ा होता है। कि कौन से उद्देश्य उसके मानसिक शक्ति को, जो हम कहते हैं मेंटल डेवलपमेंट में, हेल्प करेंगे। मानसिक विकास से ये जुड़ा होता है उद्देश्य। यथा स्मृति, विवेक, सहचर्य, तर्क, चिंतन आदि इनसे जुड़ा होता है। उन्होंने अपने ग्रंथ में संज्ञानात्मक शिक्षण
उद्देश्यों को कुल 6 भागों में बांटा। किन 6 भागों में बांटा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज लिखे, फ्लो चार्ट बनाए और इनको बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है, कोई फेरबदल नहीं करना है। पहला है संज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है प्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण, छठा है मूल्यांकन। ठीक है, अगला आते हैं भावनात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्यों पर। मातृभाषा शिक्षण में भावनात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्यों का सीधा संबंध विद्यार्थी की रुचियों, आकर्षक सद्वृत्ति आदि के साथ माना जाता है। ठीक है, अब उदाहरण के रूप में, अब देखिए उदाहरण देने से पहले भावनात्मक का मैं बता देती हूँ। हम कुछ ना कुछ चेंजेस चाहते हैं कि जो बच्चों के भावों में आए, उनके बिहेवियर में आए किसी भी चीज को पढ़ाने के बाद। जैसे कि आप कोई स्वच्छता का टॉपिक बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम चाहते हैं कि बच्चे उससे साफ सफाई रखना सीखें, देश के प्रति साफ सफाई रखें और कहीं न कहीं एक स्वच्छता अभियान वो लोग चलाएं। ठीक है, तो इसी तरह के से उनके भावों से भी हम विषयों को, टॉपिक्स को अलग अलग जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए छात्र को पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी कविता के भाव पक्ष व कला पक्ष को सौंदर्यभूति करना। अब देखिए, जो बच्चों को हम पोएम्स वगैरह पढ़ाते हैं, कविताएं, तो उनमें कितने भाव और कला छुपा होता है, कितने सुंदर तरीके से होता है। तो वहां पे उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे उस भाव को समझे। अगर कबीर जी का कोई दोहा है तो उसके भाव को समझे। अगर कोई प्रेम पर कविता है तो उसमें प्रेम से आई जो बातचीत है उसको समझे। कोई वर्षा पे है तो मौसम के प्रति प्रेम समझे। तो इस तरह से अलग अलग भाव छुपे होते हैं। ब्लूम महोदय ने भावनात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्यों को निम्नलिखित 5 वर्गों में बांटा। अब इन्होंने 5 वर्गों में बांटा, वो कौन से 5 वर्ग हैं भावनात्मक उद्देश्यों को जिनमें बांटा गया? पहला है ग्रहण, दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा है आकलन, चौथा है संगठन, पांचवा है मूल्यों द्वारा चरित्र निरूपण। तो इन 5 में बांटा। ये आपको एज इट इज यूं के यूं लिखने हैं, कोई फेरबदल नहीं चलेगा और इसी तरीके से फ्लो चार्ट जरूर बनाएं। अगला है क्रियात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्य। क्रिया, जहां पर कार्य करना है। मातृभाषा शिक्षण के क्रियात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्य मांसपेशियों के प्रयोगों और उनके विकास से जुड़े हैं, जो आपको करना है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि बालक के सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने आदि से संबंधित भाषाई कौशल के समान ही क्रियात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्य। अब देखिए, यहाँ पे हम बच्चों को जब एप्लीकेशन जैसे कि लेटर लिखना सिखाते हैं तो वहां पे हमारा एक उद्देश्य होता है कि बच्चों को वो लिखना आ जाए, पत्र लिखना आ जाए। ठीक है, वहीं पे और कुछ हम बच्चों को सिखाते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं किसी भी चीज पे ऐसे जब हम बच्चों को लिखने के लिए देते हैं, अनुच्छेद लिखने को देते हैं, दिवाली पे दिया, होली पे दिया, तो हमारा होता है कि बच्चे उसमें भी लिखना सीखे। या कुछ हम बच्चों से पढ़वाते हैं, रीड करवाते हैं, तो वहां पे बच्चों को पढ़ना आ जाए, बोलना आ जाए। कोई डिक्टेशन वगैरह लेते हैं तो बच्चों को स्पेलिंग उनकी पता चले, सही ढंग से लिख पाए। तो ये उनके पीछे क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं। से संबंधित भाषाई कौशल के समान ही क्रियात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्य हैं। सबसे पहले भाषा को सुनकर व बाद में बोलकर बालक भाषाई कौशल में निपुण होता है। तो पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। ये तो अक्सर छोटे बच्चों के साथ भी होता है। एक बच्चा सुनता तो बचपन से ही है, सुनने के साथ समझने भी लग जाता है, लेकिन भाषा को बोलना बाद में सीखता है। तो पहले सुनना फर्स्ट स्टेप, बाद में बोलना अगला स्टेप। इसके पश्चात उसे पढ़ने व लिखने के कौशलों का अभ्यास करवाया जाता है। विद्वानों ने क्रियात्मक अनुक्षेत्र के उद्देश्यों को 5 वर्गों में विभाजित किया है। अब देखिए, बच्चे ने सुना, उसके बाद बोला और उसके बाद हम पढ़ाया और लिखवाया जाता है। तो ये स्टेप है 1 2 3 4, इनको याद रखें। अगर चाहें तो इनकी यहाँ पे एक सीढ़ी भी बनाकर आप दर्शा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बात की जाए, क्रियात्मक अनुक्षेत्र उद्देश्यों को 5 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। प्रत्यक्षीकरण, तत्परता, निर्देशित अनुक्रिया, रचना तंत्र, जटिल बाहरी अनुक्रिया। तो इसको भी यूं का यूं आपको लिखना है, बिना किसी परिवर्तन के। तो ये था ब्लूम टेक्सोनॉमी का आपका टॉपिक। आज
हमने ये किया, और अगली कक्षा में हम श्रवण कौशल के बारे में करेंगे। भाषाएं के बहुत सारे कौशल हैं, एक एक करके हर कौशल हम करेंगे। तो इसको आप पढ़कर रखें जब तक के लिए। एंड कैसा लगा आज का ये टॉपिक, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगली हम क्लास में दूसरा टॉपिक करेंगे, एंड इससे पहले हम काफ़ी टॉपिक कर चुके हैं और यूनिट 1 हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।